बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस एमपीटी साल 2023 का पेपर आज हल करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग आउट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। सूरज से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं वो कौन सी जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर होती है जी। एक्चुअल अगर ये देखा जाए कि उस तह का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ओजोन लेयर, याद रखिएगा जी, दैट इज ओजोन लेयर। तो फिर ये सवाल आता है कि अगर एटमॉस्फेयर्स की जितनी लेयर्स हैं तो उसमें स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है, इसका मतलब है कि ओजोन लेयर कहां पर पाई जाएगी, ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही मौजूद होगी। तो अक्सर का ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच एटमॉस्फेयर लेयर्स, तो किस में मौजूद होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है, याद रखिएगा। अगर ये देखा जाए कि टोटल जो एटमॉस्फेयर के स्फेयर्स हैं वो कितने हैं, वो 5 स्फेयर्स है, याद रखिएगा। लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर वो 5 हैं, उसमें सबसे जो लोएस्ट है वो है, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर। और जितने भी वेदर्स होते हैं, वेदरिंग कंडीशंस वगैरह, वो सारे के सारे इसी जगह पर ही पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद जो लेयर आती है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे दैट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड नंबर पे क्या है, दैट इज अ स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखिएगा जी। अब बात का ये भी सवाल आता है कि द लेयर बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको ट्रोपोपास नाम दिया जाता है, याद रखिएगा जी। द लेयर बिटवीन किसके दरमियान, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको ट्रोपोपास का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा जी। सो इस और इस लेयर के दरमियान जो लेयर होती है उसको ट्रोपोपास का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा जी। सो पहली लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, तो थर्ड कौन सी है, दैट्स मीजोस्फेयर, और फोर्थ कौन सी है, दैट्स थर्मोस्फेयर, फिफ्थ कौन सी है, दैट इज एक्सोस्फेयर। और फिर ये सवाल आता है लोएस्ट टू द अर्थ वो कौन सी होती है, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। और फिर सबसे दूर कौन सी होती है, वो एक्सोस्फेयर है। और फिर स्फेयर के हवाले से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि 4 मेजर जो पोर्शंस होते हैं कि बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, सेम इज द केस, लिथोस्फेयर, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। इनके नाम से ही जाहिर है, बायो मीन द लाइफ, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट दैट इज कॉल्ड एज, इसको बायोस्फेयर नाम देंगे। सेम इज द केस, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, ओशियंस, लैक्स, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको हाइड्रोस्फेयर नाम दिया जाता है। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वाटर एग्जिस्ट, so that's called as hydrosphere, the part of earth where life exists that is called as biosphere। और लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, जहां पे मिनरल्स, रॉक्स वगैरह मौजूद होते हैं, द पार्ट ऑफ अर्थ where rocks, stones, mountains, minerals are present, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको लिथोस्फेयर नाम दिया जाता है। और एटमॉस्फेयर क्या है, जहां पर हवा मौजूद होती है जी, द पार्ट ऑफ अर्थ एयर इज प्रेजेंट। और फिर एटमॉस्फेयर के हवाले से यह सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सी गैस उसमें पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन 78% सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा जी, दैट इज नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन जो है तकरीबन 21% ये पाई जाती है। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन सी गैस होती है, दैट्स नाइट्रोजन गैस। सेकंड नंबर पे कौन सी होती है, दैट्स ऑक्सीजन गैस। और फिर इसको 4 ओवरऑल जो है हम सेगमेंट्स में तकसीम करते हैं। The first one is that's biosphere. Biosphere किसे कहा जाता है, bio mean life, the part of earth where life exists in the form of human being, in the form of the plants, animal, trees, birds, insect, pests and so on। और फिर the part of earth where water exists, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको hydrosphere नाम दिया जाता है। And the third one is the lithosphere, कि जहां पर minerals, rocks, stones, सैंड्स ये सारे मौजूद होते हैं, उसको नाम दिया जाता है
लिथोस्फीयर नाम दिए थे। और एटमॉस्फेयर क्या है, जहां पर जो गैसें पाई जाती हैं, एयर जिसमें मौजूद होती है, और एयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस मौजूद होती है, वो नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है। अगर लेयर्स ऑफ अर्थ के हवाले से सवाल पूछा जाए तो याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो 5 लेयर्स होती हैं जिनके नाम कौन कौन से हैं, दैट्स ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फिर ये भी मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन है कि द लेयर बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर, उसको नाम क्या दिया जाता है, उसको ट्रोपोपास का नाम दिया जाता है। तो ये तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एटमॉस्फेयर के हवाले से, लेयर्स के हवाले से, जो यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज Who bears the title of अमीनुल उम्मत? अमीनुल उम्मत किस सहाबी का लकब है? याद रखिएगा, हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अमीनुल उम्मत कहा जाता है। और फिर इसी तरह से यह पूछा जा सकता है कि मुअज्जिन रसूल किसे कहा जाता है? मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुअज्जिन रसूल कहा जाता है। और फिर मेजबान रसूल किसे कहा जाता है? मेजबान रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कहा जाता है? मेजबान रसूल कहा जाता है। और फिर यह भी पूछा जाता है कि तर्जमानुल कुरान किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहा जाता है। तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है कि यह तर्जमानुल कुरान है। और फिर हवारी रसूल किसे कहा जाता है? हजरत जुबैर बिन अवाम को हवारी रसूल कहा जाता है जी। हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहा जाता है? वो हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? हवारी रसूल कहा जाता है। फिर गुस्लुल मलाइका किसे कहा जाता है? हज़रत हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। और कौन से गुज़वे के मौके के ऊपर ये वाक़या हुआ था? गुज़वे ओहद के मौके के ऊपर ये वाक़या हुआ था। ज़ुन्नुरैन किसको कहा जाता है कि दो नूरों वाला? वो हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो साहबजादियाँ थीं उनके निकाह में आई थी, इसीलिए उनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। यार गार किसे कहा जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को यार गार भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ अलक़ाबात के हवाले से सवालात अक्सर औक़ात इम्तिहानात में पूछे होते हैं कि अमीनुल उम्मत किसे कहा जाता है? हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को कहा जाता है। हवारी रसूल हज़रत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। और तर्जुमानुल कुरान किसे कहा जाता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is fourth Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म का नाम क्या है? चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म हैं। अगर पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए वो कौन से हैं? लियाकत अली खान साहब। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन से हैं? लियाकत अली खान साहब हैं। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब हैं। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब हैं। और फिर पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म का नाम क्या है? पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं। याद रखिएगा जी, मोहम्मद अली बोगरा साहब। और चौथे कौन से हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं। इसी तरह से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो पहले सदर हैं वो कौन से हैं? पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं जी। पहले सदर वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं, सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं जी। दूसरे कौन से हैं? जनरल अयूब साहब हैं जी, जनरल अयूब खान साहब हैं जी। तीसरे कौन से हैं? जनरल याह्या खान साहब, जनरल याह्या खान साहब। और चौथे कौन से हैं? द फोर्थ वन इज जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, जुल्फ़कार अली
भुट्टो साहब जी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन से हैं और पाकिस्तान के पहले सदर कौन से हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब और पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, तीसरे मोहम्मद अली बोगरा साहब, चौथे कौन से हैं, चौधरी मोहम्मद अली साहब। पाकिस्तान के पहले सदर कौन से हैं, सिकंदर मिर्ज़ा साहब। पाकिस्तान के दूसरे सदर कौन से हैं, वो जनरल अयूब खान साहब है। पाकिस्तान के तीसरे सदर जनरल याह्या खान साहब और चौथे कौन से हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये भी सवाल अक्सर बात इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट इज चूज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस। और इसमें जो 4 सेंटेंस दिए हुए थे उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव मीन जो तीसरी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, वो सेंटेंस कौन सा है। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। और वो उसमें कौन सा है, दैट्स मोस्ट एक्साइटिंग। सो मच मोर, मोस्ट जो है ये एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द ज़रूर इस्तेमाल होता है और इसे कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल। याद रखिएगा बेटा, आर्टिकल की 2 टाइप्स होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में सिर्फ द या दी आएगा, इनडेफिनेट में आ और एन आते हैं। इंग्लिश के हवाले से ये सवाल था। उसके माने कि we all should go through a medical checkup twice a year. Here the adverb twice a year is an example of, basically ये adverb of frequency के हवाले से है। adverb basically 3 चीज़ को डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब को, दूसरा एडवर्ब को और एक एडवर्ब एडजेक्टिव को बयान कर सकता है। तो एडवर्ब 3 चीज़ों को बयान करता है। यहाँ पर ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब फॉर हाउ मैनी टाइम्स, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। तो ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इसी तरह से अक्सर का ये सवाल आता है कि आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूं। तो सवाल पूछा जाता है कि ऑलवेज कौन सी जो एडवर्ब की टाइप है। तो याद रखिएगा ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा। याद रखिएगा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। सो अगर ऑलवेज आ जाए, यूजुअली आ जाए, यूजुअली, समटाइम्स आ जाए, ऑफ एंड ऑन आ जाए, रेगुलरली आ जाए, रेगुलरली, ऑफ एंड ऑन, यूजुअली, समटाइम्स, मेनी टाइम्स, वंस अपॉन अ टाइम, ट्वाइस अपॉन अ टाइम, थ्राइस अपॉन अ टाइम, ये सारे के सारे याद रखिएगा बेटा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ऑलवेज भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इट्स नॉट एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बाज़ का स्टूडेंट्स गलत जो है टिक करते हैं कि ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये गलत है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ही ऑलवेज लाई करता है। उसके बाद द मल्टीपल वर्ड कंजक्शन ईदर और, नीदर, नॉट ओनली बट आल्सो, दे आर कॉल्ड एज, इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। याद रखिएगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द पेयर्स, क्योंकि वो पेयर के फॉर्म में ही इस्तेमाल होती हैं। ईदर और, नीदर, नॉट ओनली बट आल्सो। और इनके डिफरेंट रूल्स भी होते हैं जो कि ऑलरेडी हमारी क्लासेस के अंदर कंसेप्चुअल पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो इनको नाम दिया जाता है रेस्पेक्टिव कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। उसके बाद सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ अम्ब्रेच का सिनोनिम क्या होता है, दैट इज डगन उसका नाम होता है। याद रखिएगा जी, इंग्लिश के हवाले से ये भी सवाल था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग salts is the main cause of permanent hardness of the water। जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो 2 तरह की होती है, तो परमानेंट होती है तो टेम्परेरी होती है। जो परमानेंट होती है वो कौन सी होती है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट्स के salts होते हैं। याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सपोर्टेड बाय मच एविडेंस इज कॉल्ड एज, उसको थ्योरी नाम दिया जाता है। अब अगर साइंटिफिक प्रोसेस के हवाले से देखा जाए, उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या होती है, हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, दोबारा उसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा हाइपोथेसिस ठीक साबित होता है तो वो थ्योरी को बार बार जो है अगेन टेस्ट किया जाता है। तो बाद में अगर वो सच साबित हो तो उसको नाम दिया जाता है कि ये प्रोडक्टिव थ्योरी है। और थ्योरी अगर बार बार सही साबित हो, बाद में ये लॉ बन जाता है। तो ये डिफरेंट साइंटिफिक जो है जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, उसके हवाले से कि सबसे पहले जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, उसके बाद थ्योरी के बाद लॉ। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून is between the sun and the earth
तो उस वक्त ये होता है सूरज ग्रहण के जब चांद किसके दरमियान आ जाता है, वो सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, याद रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस इज अ फ्लूइड फॉर्म्ड विद इन द स्टमक लाइनिंग हैज अ पीएच वैल्यू, उसकी पीएच कितनी होती है, तकरीबन 3 ही होती है। और पीएच क्या है, पी बेसिकली नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ही है, याद रखिएगा। ये बास्कत ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को भी इंडिकेशन करता है। और जो पीएच की वैल्यू होती है 1 से लेकर 14 तक होती है। 7 पर पीएच की जो वैल्यू होती है वो ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, और वो क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है, याद रखिएगा जी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, उसको क्या कहा जाता है, उसको जीन कहा जाता है, याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज लीरिया इज अ करेंसी, किसकी करेंसी है, ये तुर्किश करेंसी है। द न्यू ग्रेट गेम इज अ कंपटीशन अमंग द मेजर पावर्स, ये सेंट्रल एशिया के हवाले से ये कंपटीशन है। द नोबेल पीस प्राइज वाज अवार्डेड टू द मलाला यूसुफजई इन 2014, 2014 में इनको ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और पाकिस्तान की ये दूसरी शख्सियत थी कि जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन पीस की कैटेगरी में ये पहली शख्सियत थी। बास का ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इन द कैटेगरी ऑफ पीस शी वाज द फर्स्ट, ये पहली थी। और फिजिक्स की कैटेगरी में डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को पहले ही नोबेल जो है प्राइज मिल चुका है। तो पीस के हवाले से ये पहली पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान के हवाले से जी। LTTE स्टैंड्स फॉर बेसिकली क्या है, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एनम, उसका सही जवाब है जी। स्टेट ऑफ हुर्मुस इज लोकेटेड बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, उसका सही जवाब है, जो कि आजकल भी मौजूद बहस बनी हुई है। द कोपेन अकॉर्ड ऑफ 2009 डील्स विद, ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये अकॉर्ड जो मुआहदा है वो डील करता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। ज़ैनुल आबिदीन बिन अली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, ये तंजानिया के प्रेसिडेंट थे बिफोर द अरब स्प्रिंग ऑफ 2011। उसके बाद देखिए इनर मंगोलिया इज सिचुएटेड इन, कहां पे है, ये चाइना में है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि होमरोग वाज द कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये किसकी पार्टी थी कम्युनिस्ट, ये कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद द अर्थ समिट इन 1992 वाज हेल्ड इन, बेसिकली ये ब्राजील में हुआ था। रियो डी जनेरियो ये किस में हुआ था, ब्राजील में, ये अर्थ समिट 1992 में ये कंडक्ट किया गया था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021 ऑर्बिट्स, सूरज के इर्द गिर्द ये लॉन्च की गई थी, जो कि एक टेलीस्कोप थी। तो उस वाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि 2021 में किसके गिर्द थी ऑर्बिट से, ये बेसिकली सूरज की गिर्द थी। तिरछमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, ये हिंदू कश जो हम पहाड़ी सिलसिला है उसकी ये सबसे बुलंद चोटी है तुर्चमीर, उसका सही जवाब है हिंदू कश। उसके कहने की व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन की एग्जांपल क्या है कि ड्यू फॉर्मिंग ऑन द ग्रास ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट। अक्सर का ये होता है कि जो शबनम के कतरे होते हैं वो बेसिकली कंडेंसेशन का ही प्रोसेस होते हैं, तो वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, इसीलिए जो है वो ड्यूस बनना शुरू होते हैं। और ये प्रोसेस कौन सा होता है, दैट्स कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स और द गैस मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड, उसका नाम दिया जाता है कंडेंसेशन, नाम दिया जाता है। ऑपरेशन इसका उलट अमल होता है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ ग्रेटरस, उसका सिनोनिम क्या होता है कि सुपरफ्लैशस उसका सिनोनिम होता है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। जो प्योर सब्सटेंस होता है याद रखिएगा वो कंपाउंड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कंपाउंड दैट्स वाटर होता है जैसा जी, ये कंपाउंड प्योर होता है, याद रखिएगा जी। जो मिक्सचर होता है वो प्योर नहीं होता, दैट्स इम्प्योर होता है जी, मतलब कॉम्बिनेशन उसमें होता है। मिक्सर की एग्जांपल क्या है, टी एग्जांपल है, ए आर उसकी एग्जांपल है। और मिक्सर का प्रॉपर केमिकल फार्मूला भी होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इसका कोई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ना इसका केमिकल फार्मूला है, ना इसके अंदर एटम फिक्स रेशो से मिलते हैं, बल्कि कंपाउंड्स के अंदर एटम फिक्स रेशो से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें 2:1 रेशियो है, अगर एटम्स के वाले से बात की जाए, मास की रेशियो अलग होगी। मिक्सर के अंदर जैसे टी है तो उसका कोई भी फार्मूला खास नहीं है, क्योंकि उसमें फिक्स रेशियो ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं होती। ये सवाल साइंस के वाले से पूछा हुआ था। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान वाज साइंड इन, ये जुलाई 1972 में ये साइन किया जाता है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन। द पाकिस्तान स्पार्को वाज फाउंडेड इन 1961 में, जो स्पार्को का इदारा था ये कायम किया गया था जी। पाकिस्तान हैज जॉइंड सीटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1954 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था जी।
विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो इंपोर्टर कौन सा है पाकिस्तान का, वो यूएई इंपोर्टर है पाकिस्तान का, याद रखिएगा। और पाकिस्तान अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भेजता है किसको, वो यूएई को भेजता है, और यूएई हमसे वसूल करता है। अगला सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज MTCR स्टैंड्स फॉर, बेसिकली ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इसका एक्रोनिम है जी। उसका अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट सितंबर 2022 हुआ। ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये उज्बेकिस्तान में ये हेल्ड हुआ था, मुनक़िद हुआ था जी। द मिलिट्री ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन था डेजर्ट स्टॉर्म, ये किसके खिलाफ था, ये बेसिकली इराक के खिलाफ था जी। उसके बाद है कि हज़बुल्लाह ग्रुप बिलोंग्स टू किस में है, ये लबनान उसका सही जवाब है जी। उसके बाद है कि फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, जो चौथा जो जेनेवा का कन्वेंशन था वह साइंड इन ये 1949 में ये साइन किया जाता है। हिस्ट्री के हवाले से ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैड साइंड पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है चाइना के साथ, उसका एग्रीमेंट मुआहदा किसने किया था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उस वक्त अपने दौरे हुकूमत में ये मुआहदा किया था। उसके बाद है कि कैरी लोगर बिल फॉर पाकिस्तान वाज पास्ड इन, कैरी लोगर बिल जो है वो कब पास होता है, 2009 में पास होता है। अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान को नॉन मिलिट्री एड फ्राहम करने के हवाले से ये बिल पास किया जाता है। उसके बाद है कि द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 वाज ब्रोकर्ड फॉर नेगोशिएशंस बाई, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो अभी मसला था सिंतास का मुआहदा था 1960 में ये तय पाया था, उसमें सालसे का किरदार वर्ल्ड बैंक ने अदा किया था। अगला सवाल हमारे पास है, द कैसा 1000 प्रोजेक्ट विल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड किर्गिजिस्तान टू पाकिस्तान, उसका सही जवाब है। उसके बाद आर्टिकल खालिज ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इस्लाम शुड बी द स्टेट रिलीजन, कि रियासत का जो मजहब है वो कौन सा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा। और ये कौन सा आर्टिकल का जो है ये कहता है, आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 2 ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान का जो रियासत पाकिस्तान का मजहब होगा वो सरकारी मजहब कौन सा होगा, ऑफिशियल तौर पर वो इस्लाम ही होगा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज अपॉन पाकिस्तान प्रपोजल 15th March declared as the international day to combat Islamophobia। बेसिकली उस वक्त ये बात है कि जब 2019 में न्यूजीलैंड में एक अंदोहनाक वाकया पेश आया था 15 मार्च को, जब मासूम नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, तो उस वक्त जो है एक शिद्दत पसंद ने उनके ऊपर सीधे फायर खोल दिए थे, तो तकरीबन 51 के करीब नमाजी जो है वो शहीद हो गए थे। और फिर पाकिस्तान ने OIC को रिक्वेस्ट की थी, और फिर OIC ने बाद में जाकर जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पर ये अप्रूव कराया था कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा जी। उसके बाद है कि इन पाकिस्तान सेनेटर्स आर इलेक्टेड थ्रू, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है जिसके जरिए जो पाकिस्तान में सेनेटर्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं जी। द बुक जिन्नाह द सोल स्पोक्समैन इज रिटन बाय, किसकी लिखी हुई है, ये आयशा जलाल की लिखी हुई है। उसके बाद द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, के कंप्यूटर के वाले से ये सवाल है कि HTTP उसका मतलब क्या होता है, दैट्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, और उसका एक्रोनिम क्या है, दैट्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका सही जवाब है जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ डेनिग्रेड, उसका एंटोनिम क्या होता है, दैट्स एक्सटोल, उसका सही जवाब है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ एब्रेशन का क्या होता है, लिसिडिटी होता है। सेम इज द केस एंटोनिम ऑफ मेलेवेंस क्या होता है, दैट्स एमिटी होता है जी। एंटोनिम ऑफ हैप्लेस क्या होता है, दैट्स फॉर्चुनेट होता है। और कंप्लीट द एनालॉजी, उसके बाद है कि एरी ईगल, बेसिकली ये एक नेस्ट होता है जी, वो घोंसला होता है जो ईगल के हवाले से कहा जाता है, बहुत कम ये बनाता है, लेकिन जो एक एनालॉजी सेट की गई है कि ईगल का अगर रेस्ट हाउस है तो डेफिनेटली हाउस किसके लिए होता है, तो पर्सन के लिए होता है, ये उसका सही जवाब है। एनालॉजी के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल है कि चूज एन ऑप्शन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। आफ्टर द पिकनिक वी हैड लॉट्स ऑफ ब्रेड लेफ्ट, ये उसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसमें नाइदर नार जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, याद रखिएगा जी, जिसमें नाइदर नार आइदर और नॉट ओनली एंड बट आल्सो ये भी शामिल है, याद रखिएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब,
ट्रांसिटिव वर्ब की एग्जांपल कौन सी है? वो एट है। अब एट कैसे है? ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसके साथ आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, उसके बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जांपल अली ईट्स या अली एट, ये सेंटेंस में, तो उसमें क्या है जी, मुझे बताना पड़ेगा वो उसने क्या चीज खाया। उसने राइस खाया, ब्रेड खाया, मीट खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, क्या चीज है? डेफिनेटली मुझे बताना पड़ेगा। सेम इज द केस, ही राइट्स, तो राइट भी क्या है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है। मुझे बताना पड़ेगा भाई, लेटर है, स्टोरी है, ऐसे है, पैराग्राफ है, नावल है, क्या चीज है? पोइम है। सेम इज द केस, अली ड्रिंक्स, बताना पड़ेगा, जूस है, कॉफी है, टी है, क्या चीज है? अली एड, उसने खाया, क्या खाया भाई? मुझे ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसको आप उर्दू में कहते हो कि ये फेल मुतादी या मस्दर मुतादी है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट लाजमी रिक्वायर्ड होता है। और ऐसा वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको याद रखिएगा, इंट्रांसिटिव कहा जाता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जी, अली रैन, तो रैन क्या है? इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बेबी स्माइल्स, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब भी हैं जी। बेबी स्माइल्स, बेबी स्लीप्स, बेबी वीप्स, ही क्राइड, ही केम, सेम इज द केस, ही रैन। तो ये सारे के सारे क्या इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। इसको सिर्फ फेल लाजम या मस्दर लाजम कहा जाता है, कि जो सिर्फ फाइल को ही चाहे। इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है जी। Which statement is grammatically correct sentence? He and I went to the store. एक्चुअली जब प्रोनाउन के हवाले से अरेंजमेंट पूछी जाए तो याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, के जो थर्ड पर्सन है उसकी बात आप पहले करो, अपने आप को बाद में लेके आओ, याद रखिएगा जी। और फिर बात का इस तरह से यह सवाल किया जाता है कि प्रोनाउन की अरेंजमेंट के हवाले से जी, कि यू, ही एंड आई आर इनोसेंट। जब भी अच्छाई का तस्करा होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा जी, जो बंदा सामने बैठा है, मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसकी बात पहले करोगे कि यू, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन पहले आएगा। टू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दरमियान में आएगा। अपने आप को सबसे आखिर में लेके आओ। सो याद रखिएगा, ये प्रोनाउन की करेक्ट ओरिएंटेशन होती है। अक्सर का स्टूडेंट को पता नहीं होता। और इसी तरह से अगर गलती का तस्करा हो जाए तो अपने आप को सबसे पहले लेके आओ कि भाई आई, और जो थर्ड पर्सन है उसको बाद में लेके आओ, ही, और जो सामने बंदा बैठा है उसकी बात सबसे आखिर में करो। यू आर एट द फॉल्ट, तो आई सबसे पहले अपने आप को लेके आओ, सेकंड नंबर पे थर्ड पर्सन, और तीसरे नंबर पे किसके लेके आओगे? वो सेकंड पर्सन को लेके आओगे। अब जब अच्छाई का तस्करा होगा तो अखलाक का तकाजा भी यही है कि जो बंदा सामने बैठा है उसकी बात सबसे पहले करो। इसका मतलब है कि यू, और जो गायब में है ही, अपने आप को सबसे आखिर में लेके आओ। इसीलिए यू, ही एंड आई आर इनोसेंट, अच्छाई का तस्करा। और जब गलती का तस्करा होगा तो अपने आप को सबसे पहले लेके आओ, भाई आई, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, और आखिर में बात करो जो बंदा सामने बैठा है। तो अदब का तकाजा भी यही है। इसमें एक रूल बेटा आपको बता दूं कि अच्छाई या गलती का तस्करा होगा तो थर्ड पर्सन हमेशा सेंटर में आएगा। जैसे थर्ड पर्सन हमेशा सेंटर में है, थर्ड पर्सन हमेशा क्या है बेटा? ये सेंटर में ही है। अगर ओवरऑल बात की जाए कि भाई थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, तो हमेशा याद रखो थर्ड पर्सन की बात पहले करो, अपने आप को बाद में लेके आओ। डेफिनेटली यहां पर क्या है कि ही थर्ड पर्सन पहले आया है, फर्स्ट पर्सन ये बाद में आया है। Which sentence uses the correct punctuation? She said I love you and then hung up, उसका ये सही जवाब है। तो प्रोनाउंसिएशन, जो पंचुएशन के हवाले से ये सवाल यहाँ पर पूछा हुआ था, इंग्लिश पंचुएशन के हवाले से, कि कहां पर कामाज वगैरह जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल होगा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस, राइट अ पैराग्राफ ऑन गुड मैनर्स इन योर नोटबुक। तो ये उसका सही जवाब था जी। प्रोफेसर टेंड्स टू गेट बोर्ड sitting on the beach, watching the waves, getting the sand in his swimsuit and reading detective novels for a week. It is basically, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही बात की गई है। और सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे जिसमें एक ही क्लास होती है और मेन क्लास होती है। और मेन क्लास का दूसरा नाम क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लास भी होता है। और फिर कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो मेन क्लासेस होती हैं, याद रखिएगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास और एक मेन क्लास होती है। फॉर एग्जांपल, इफ, व्हेन, बिफोर,
एज सुन एज, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो याद रखिएगा वो कंप्लेक्स इन नेचर होगा। जैसा कि इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस में से है। जहां पे भी इफ आ जाए तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये डिपेंडेंट क्लास होगी। सेंटेंस क्या होगा, ओवरऑल पूरा पूरा सेंटेंस कंप्लेक्स इन नेचर होगा। और फिर इफ ही कम्स क्या है, अगर वो आता है तो फिर क्या है जी, ये डिपेंडेंट क्लास है। आई शैल हेल्प हिम ये तो मेन क्लास है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट एक मेन क्लास हो उसको कंप्लेक्स सेंटेंस नाम दिया जाता है जी। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इक्वेनिमिटी, तो उसका जवाब क्या है, दैट इज सेरेनिटी, उसका सही जवाब है जी। उसके बाद है कि ही जक्सटापोज द बुक्स आइडियाज विद द करंट इवेंट्स शोइंग अस हाउ दे रिलेट। जक्सटापोज का मतलब होता है कि प्लेस साइड बाय साइड, स्टेप बाय स्टेप। तो जस्ट ऐसे नाम जो दिया जाता है दैट्स जक्सटापोज, उसका सही जवाब होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज आई वॉज अमेज्ड एट होता है, इसी तरह से सरप्राइज भी एट होता है। हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस, तो एट आएगा जी। नो पाकिस्तानी इज ऑन दिस कमेटी, उसको देखिए शी अश्योर्ड मी ऑफ होता है, यकीन दहानी कराना, अश्योर्ड ऑफ होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलिस्ट, उसका मतलब क्या होता है, ड्रॉ आउट, ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट भी उसका सही जवाब हो सकता है जी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज अपोजिट ऑफ सुपरस्टिशियस, का मतलब इसका अपोजिट मॉडेस्ट होता है, आजिज उसका होता है जी। अपोजिट ऑफ डिमर का मतलब अपोजिट क्या होता है, दैट्स एम्ब्रेस होता है जी। उसके बाद अपोजिट ऑफ क्विसेंट, उसका मतलब क्या होता है, एक्टिव चुस्त, उसका अपोजिट होता है जी। उसके बाद एस्टोनिश्ड इज टू, एस्टोनिश्ड इज एलिगेंट टू ग्रेसफुल, उसका सही जवाब होता है जी। उसके बाद डिप्रेस्ड इज टू एलेटेड, एज सबमिसिव इज टू रेजिस्टेंट होता है, जो मुजाहमत करने वाला होता है। एनालॉजी के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज अ चैंपियन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट विनिंग, ये कंप्लीशन के हवाले से, सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से सही जवाब था जी। टू सेट फोर्थ इन डिटेल, डिटेल में इसको सेट करना, टू एक्सप्लेन मीन्स एक्सपाउंड, उसका सही जवाब है जी। अ ब्राउन स्टडी, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। एडियन में से इसका मतलब है कि डीप इन थॉट्स, उसका सही जवाब है जी। उसके बाद है कि द अनरूली बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड incensed their parents, incensed जो है उसका सही जवाब है जी। We lost confidence in Salim because he never delivered on होता है, याद रखिएगा जी, deliver on, तो उसका सही जवाब है that is deliver on। अगला सवाल हमारे पास है that is the officers threatened to take the reprisal if the lives of their men were endangered, खतरे में हूं, उसका सही जवाब है by the conquered natives। उसके बाद है कि as the Khalijiga in the Romeo and the Juliet, Romeo is a hero able capture the audience sympathy by continually professing his love for the Juliet, ये basically protagonist इसका सही जवाब है जी। उसके बाद है कि शेक्सपियर्स A writer entertains audiences by writing many tragic and comic plays, वो क्या है, प्रोलिफिक, उसका सही जवाब है। और जिसने बहुत सारे जो है नॉवेल्स भी लिखे थे, ट्रेजिक नॉवल भी हैं और कॉमिक नॉवल भी हैं, शेक्सपियर ने लिखे थे ये। आई न्यू फ्रॉम इंगास रेस्क्यू, उसका सही जवाब है रिप्लाई दैट शी वाज ऑफेंडेड बाय माय क्वेश्चंस। लिटरेचर के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे कि इंग्लिश लिटरेचर में से ये कौन सा जो है वो सही होगा जी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर 10 years, उसका सही जवाब है। और मक्का में कितने साल गुजारे से अगर ओवरऑल मजमूई तौर पे बात की जाए तो वो तकरीबन 53 साल थे। द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग, जो पहला रंग था इस्लामी झंडे का, वो याद रखिएगा, वो वाइट था, वो सफेद था। विच प्रॉफिट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मुस्लिम्स, किसे कहा जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया भी इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि विच सूरा ऑफ द होली कुरान कंटेन्स द ऑर्डर्स ऑफ वुजू गुस्ल तयम्मुम, वो कौन सा है, सूरा अल मैदा है, उसमें ये सारे तयम्मुम गुस्ल और वजू के जो है अहकाम बयान किए गए हैं। हु आर द साहिबैन,
साहिबैन किसे कहा जाता है? बेसिकली अबू यूसुफ और इमाम शैबानी को कहा जाता है कि अबू यूसुफ और इमाम शैबानी जो हैं ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से हैं। उन्हीं को कहा जाता है कि वो दो कौन से हैं? अबू यूसुफ और इमाम शैबानी। इनको कहा जाता है कि साहिबैन इनको कहा जाता है जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द बुक ऑफ हदीस अल मवाता इस कंपेल जिसको किसने कंपाइल किया था? इसको इमाम मालिक ने इसको कंपाइल किया था जी। उसको देखिए, विच फेमस गज़वा इज मेंशन्ड इन द सूरह आल इमरान? गज़वा बद्र उसमें मेंशन किया गया था जी। द सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम का जो सोशल बाइकॉट किया गया था, मुशर्रती बाइकॉट किया गया था, वो कब किया गया था? 7 नबी को किया गया था जी। इसके बाद इन हाउ मेनी डेज अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ एंड द स्काई, जमीन और आसमानों को कब कितने दिनों में बनाया था? ये 6 दिनों में मुकम्मल किया था। उसका सही जवाब है, कुरान मजीद में भी उसका तस्करा है। कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो असहाबा किराम थे एट द बैत शजर, वो कौन से थे? तकरीबन 1400। उसका सही जवाब है। इस्लामियात के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हु वाज द फर्स्ट होली प्रॉफिट्स चिल्ड्रन टू बी बॉर्न? पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से पहला बेटा कौन सा था? वो हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टेइंग एट द होम ऑफ, किसके घर? मेराज के वाक़े जब रात थी तो उस वक्त किसके घर क़याम फरमा रहे थे? हजरत उम्मे हानिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर क़याम फरमा रहे थे जी। उसके बाद अमंग द कंपेनियन सहाबा किराम में से न्यू हैब्रू, कॉप्टी एंड पर्शियन ज़बानें ये सारे जानते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ये तमाम ज़बानें जानते थे जी। अब्दुल्ला बिन सालेह वाज कन्वर्टेड फ्रॉम जुडिज़्म टू इस्लाम, ये यहूदी पहले थे लेकिन बाद में क्या है वो इस्लाम में ये दाखिल हो गए थे जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ a war pact was concluded between Muslims and the Makkans at the Hudaybiyah for a period of 10 years, 10 सालों के लिए ये मुआहदा हुआ था। उसके बाद देखिए, शिफा बिनते अब्दुल्ला was employed by उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु as इंस्पेक्टर ऑफ द मार्केट, मार्केट को इंस्पेक्ट करने के हवाले से, मार्केट का मुआयना करने के हवाले से। तो ये सबसे पहले इकदाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही ये किया था। और उसके बाद अगला सवाल है कि वर्का बिन नौफल वाज द फॉलोअर ऑफ, किसका ये फॉलोअर था? ये क्रिश्चियनिटी का फॉलोअर था एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन अपॉन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन्होंने बाद में कहा था कि वाकई ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के नबी बनकर आए हैं और ये कलाम है, ये वाकई बरहक कलाम है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द नंबर इन द सीरीज नेक्स्ट? 7 व 10, 8 व 11, 9 व 12। और इसमें देखिएगा कि 7, 10, फिर से 8, 11, फिर 9 और 12। पहले 7 आ रहा है, फिर 8 है, फिर 9 है, अब फिर क्या आएगा? 10 आएगा। इधर अगर देखें 10, 11, 12, अगर ऑप्शन पूछा गया होता तो फिर 13 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 7, 8, 9 और उसके बाद ऑप्शन कौन सा है? 10 ही ठीक है। सीरीज की बात हो रही है, मैथ के हवाले से ये सवाल है। अगला सवाल है, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, when we write all the numbers from 1 to 100, how many times do we write the number 7? हम 7 कितनी दफ़ा लिखते हैं? तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप 2 सीरीज बना दें, पहले 10s वाली फिर 100 वाली। 7, 17, 27, 37, 47, नेक्स्ट इज 57, नेक्स्ट इज 67, 77, 87 एंड 97। तो इसमें देखते हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ओवरऑल ये एक सीरीज हो गई। और फिर मैं दोबारा सीरीज देखता हूं कि हमारे पास 777 में कौन से फिगर आते हैं। 70 की सीरीज आती है तो हम 70 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 70, 71 और 72, 73, 74, 75, 6, 7, 78 एंड 79 जो है ये हमारे पास। तो ओवरऑल टोटल कितनी मरतबा आएंगे? 20 मरतबा जो है 7 वो आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, राइट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन सीरीज 1/3 + 2/9 + 1/7 + 2/81। अब इसमें देखा जाए कि 1 व 2 ये तो न्यूमिनेटर आ रहे हैं जी, इसका मतलब है 1/3 व 2/9, फिर एक आएगा 1/27 व 2/81।
81। अब इसमें बेसिकली जो है 1 2 1 2 1 2 ही आ रहे हैं। अब ये इसका मतलब 1 है तो 2, 1 है तो 2, अब नेक्स्ट क्या आएगा 1 आएगा बटा। अब यहाँ पे देखें ये 3 का इसका मतलब ये 3 है, उसके बाद 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है ये, फिर 3 का यहाँ पे क्यूब आ रहा है, फिर 3 का क्या है 4 दफ़ा, नेक्स्ट क्या है 3 को 5 दफ़ा ज़रब दे हुए 3 तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 तो 9 27 81 81 को अगर ज़रब दोगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, दैट इज 243 उसका सही जवाब आएगा। सो 1/243 इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है कि टू ट्रेन्स ईच ऑफ द लेंथ 150 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड, if they cross each other in 15 seconds what is the speed of the each train किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करना है। अब देखिए उसने स्पीड दी हुई है 150 मीटर्स में, दो ट्रेनें आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। अब इसको हल करने का तरीका देखिएगा जी मैथ के हवाले से कि दो जो ट्रेनें आ रही हैं 150 मीटर का फासला जो लेंथ है उसकी, इसका मतलब एक ट्रेन ए इस साइड से आ रही है, बी क्या आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इट मींस जैसे ही वो आपस में क्रॉस करेंगे तो उनकी लेंथ टोटल कितनी बनेगी, डिस्टेंस वो 150 जमा 150 वो कितना होगा, टोटल 300 मीटर वो लेंथ बनेगी या डिस्टेंस बनेगा। अब जो स्पीड का फार्मूला होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्पीड कितनी है, वो कितनी है 300, टाइम कितना है वो कहता है कि 15 सेकंड है, वो 15 तो ये 15 2 तो ये 20 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन ये 20 मीटर पर सेकंड एक ट्रेन की स्पीड होगी। अब चूंकि ट्रेनें दो आ रही हैं तो डेफिनेटली एक की कितनी हो जाएगी 10 ही हो जाएगी। लेकिन वंस अगेन इस 10 को मीटर सेकंड को मैंने चेंज करना है इनटू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है जी। अब उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वैसे रूल ये होता है कि जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो तो आप डिवाइड करो। उसके लिए अक्सर वक्त हम स्टूडेंट को बताते हैं कि 1 रुपया बड़ा यूनिट है, पैसा छोटा यूनिट है, तो जब रुपए से पैसों की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे यानी 1 के साथ 100 को, तो इसीलिए वो रुपए से पैसे बन जाएंगे। और जब पैसों से रुपयों की तरफ आओगे तो डेफिनेटली आप डिवाइड करोगे जी। अब यहाँ पर क्या है, हम मीटर सेकंड है छोटा यूनिट, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो 10 ये मीटर पर सेकंड है। अब इसको मैंने किलोमीटर में करना है। अब किलोमीटर कितने होते हैं, मैं बटा 1000 कर लूंगा जी। उसके बाद बटा आवर भी है, घंटा भी है, मैं बटा फिर क्या कर लूंगा 3600 सेकंड कर लूंगा। अब ये जब ऊपर आएगा तो ये दोबारा इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि 10 बटा 1000 ज़रबे 3600। अब ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, तो 36 जो है हमारे पास जवाब ये सही जवाब आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर में 36 ये सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज कि वो नाम जो किसी खूबी या वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे लक़ब कहा जाता है। इस मलम की अक़साम में से हैं जिसमें ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़ होता है। और याद रखिएगा कैद आज़म ख़ताब नहीं है, ये भी लक़ब ही है, याद रखिएगा जी। कुछ किताबों में गलत बयान किया गया है तो कैद आज़म रेस्पेक्टेड स्टूडेंट याद रखिएगा ये एक्चुअल लक़ब ही है, याद रखिएगा जी। और इसी तरह से लक़ब के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, कलीमुल्लाह है, अल्लाह ताला से हम कलाम होने जाते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है, ज़बीहुल्लाह है। तो ये मुख्तलिफ़ अलक़ाबात के हवाले से भी सवाल पूछे जा सकते हैं जी। ईदगाह, रोशनदान, काबा, ये इस्म ज़ात की कौन सी किस्म है, इस्म ज़र्फ़ मकान है जो किसी जगह को ज़ाहिर करें, जैसे घर, जैसे स्कूल, जैसे मदरसा, जैसे ईदगाह, गुज़रगाह, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये इस्म ज़र्फ़ मकान कहलाते हैं। ज़मा कौन से होते हैं, जो ज़माने को ज़ाहिर करते हैं, जैसे आज, कल, परसों, तरसों, सुबह, शाम, 2 घंटे, 4 घंटे, हफ्ता, महीना, अशरा, और इसी तरह से माह, साल, सदी, ये सारे के सारे इस्म ज़र्फ़ ज़मा को ज़ाहिर करते हैं जी। वो 3 लीटर दूध लाया, ये कौन सी है, ये सिफ़त मिक़दारी है क्योंकि एग्जैक्ट मिक़दार को ये ज़ाहिर कर रहा है जी, उसे नाम दिया जाता है, ये सिफ़त मिक़दारी है जी। उसके अंदर वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को ज़ाहिर करें, ग्रामर के रूप से हरूफ इल्लत कहलाते हैं, हरूफ की अक़साम में से, याद रखिएगा। यह सवाल उर्दू के हवाले से पूछा हुआ था। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है दैट इज़ कवायद की रूह से रोटी वोटी में, वोटी क्या है, ये मोमिल है, यानी ऐसा कलमा जिसकी कुछ समझ ना आए
जो बेमानी होता है वो मोमिल, बामानी क्या होता है, कलमा होता है, रोटी क्या है, कलमा है जी। ईंट, दरख्त, दीवार, चट्टान, पहाड़, ये कवायद की रूह से इसम जामिद हैं। इसम जामिद ऐसे अल्फाज को कहा जाता है, ऐसे इसम को कहा जाता है जो खुद भी किसी से नहीं बने होते, उनसे भी लफ्ज नहीं बनाए जा सकते, उसको इसम जामिद कहा जाता है। फिर मसदर क्या होता है जी, मसदर जो खुद किसी से नहीं बने होते लेकिन उससे दूसरे लफ्ज बनाए जा सकते हैं, जैसे लिखना है, लिखना से क्या बनाया जा सकता है जी, लिखा, लिखना से लिखाई। तो जो मसदर से लफ्ज निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे मश्तक कहते हैं, याद रखिएगा जी, उसे मुश्तक कहा जाता है कि ये मसदर से निकलने वाला होता है। तो जामिद क्या होता है, वो जमा हुआ किसी से भी बना हुआ नहीं है, ना उससे दूसरे लफ्ज बनाए जा सकते हैं। मसदर खुद भी नहीं बना होता लेकिन इससे दूसरे लफ्ज बनाए जा सकते हैं। फिर सवाल आता है कि मसदर और फेल में क्या फ़र्क है, तो याद रखिएगा कि मसदर और फेल, मसदर और फेल, जैसे मैंने कहा कि लिखना ये फेल भी है और ये मसदर भी है। फिर फ़र्क क्या है कि मसदर और फेल में याद रखिएगा, मसदर हमेशा नून लिफ ना की शक्ल में आएगा, लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, धोना। लेकिन फेल जो है वो नून लिफ ना की शक्ल में भी आ सकता है, अलिफ की शक्ल में भी आ सकता है। लिखा, पढ़ा, लिखेगा, लिखा है, ये फेल है, ये मसदर नहीं है। लेकिन मसदर हमेशा नून लिफ ना की शक्ल में आएगा। बट वंस अगेन सोना, गोल्ड, धात और नाना जी ये मसदर नहीं है जी। अगला हमारे पास सवाल है कि वो फेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों के माने निकलते हैं उसे फेल मुज़ारे कहा जाता है, याद रखिएगा। जेब कुतरा ये क्या है, ग्रामर के रूप से ये इसम फ़ाइल मरकब है। इसम फ़ाइल किसे कहते हैं कि जो मस्दर से बने, और आम फ़ाइल क्या होता है, वो जामिद होता है, याद रखिएगा जी। नासे की जमा क्या है, नासहीन, नासे की जमा होती है जी। उसके बाद बाजी चाहे, अतफाल से क्या मुराद है, अतफाल तिफल, तिफल कहते हैं बच्चे को, तिफल की जमा होती है अतफाल। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। अगला सवाल हमारे पास है कि मुताबकत के लुग़वी मानी क्या है, कि बराबर होना, उसका सही जवाब है। जहर का मुतजाद क्या होता है, तरियाक जहर का मुतजाद, ये सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है कि तौकीर का मुतजाद क्या होता है, तहकीर होता है, किसी से नफरत करना, तौकीर किसी की इज्जत करना। उसके मारे के मुदर्जा बाला का दुरुस्त अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा, अबव साइटेड, जो ऊपर हवाला दिया गया है, याद रखिएगा जी। सेंटेंस ऑफ डेथ का दुरुस्त तर्जमा क्या है, हुक्म सजाए मौत, उसका सही ये जवाब है।